हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या देखा था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई थी आप लोगों को। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में हम लोगों ने समझा। उसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में समझा। फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बात हमने समझा। अब जो तीसरा इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आया बात समझ में। जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो तीसरा अफेक्ट कौन करता है, टेम्परेचर। तो यही अब आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। जल्दी से कॉपी निकालिए आप लोग। लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एंड normally it is found that on increasing temperature by 10 degrees C, rate of reaction increases by 2 or 3 times. Normally it is found that on increasing temperature by 10 degrees C, rate of reaction increases by 2 to 3 times. ये एक फैक्ट होता है, समझिए आप इस बात को। आगे चलकर हम इस बात को प्रूफ करके दिखा देंगे कि कैसे, है ना। अभी इसको एक फैक्ट के तौर पे आप लोग मानिए कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी से राइज करते हैं किसी रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स। अब इसी में हम लोगों को एक टर्म समझना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में समझेंगे सबसे पहले। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इस बात को समझते हैं। रिटेन एज अल्फा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से इंडिकेट करते हैं। और लिखोगे इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन at two different temperature differ by 10 degree C. Ratio of rate of reaction at two different temperature differ by 10 degree C. That is, rate of reaction कहाँ पे, T+10 पे, और रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे, T टेम्परेचर पे। इसका जो रेशियो होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। आगे बात समझ में। और अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं रहे, बात को समझना, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं रहे तो हम लोग T का वैल्यू 25 डिग्री सी ले लेते हैं। T इज इक्वल टू कितना, 25 डिग्री सी। देयरफॉर R 35 डिग्री सी डिवाइडेड बाई R 25 डिग्री सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और अल्फा के बारे में एक और बात समझेंगे कि अल्फा के बारे में हमने क्या कहा, ये हमेशा 2 से 3 के बीच में होगा। आया बात समझ में, क्योंकि 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाता है, 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3। अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग कहाँ पे मानेंगे, टेम्परेचर कहाँ पे, 25 डिग्री और नेक्स्ट 35 डिग्री। आया बात समझ में। अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T, और रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T+10 उसका रेशियो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे क्वेश्चन कि इफ रेट ऑफ रिएक्शन at 25 डिग्री C
rate of reaction at 25 degree C is a small r. Rate of reaction at 25 degree C is a small r and temperature coefficient is alpha, and temperature coefficient is alpha. Then calculate rate of reaction. At 35 degree C, 45 degree C, 55 degree C, 65 degree C. देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना 25 डिग्री सी पे कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा बोल रहा है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 35 डिग्री सी पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हम सभी अभी पढ़े हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 और रेट ऑफ रिएक्शन एट 25, देखो तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10। इसका रेशियो कितना होगा, अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, बोलिए, R 35 डिग्री सी इज इक्वल टू आर रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सी इंटू अल्फा, दैट इज कितना हो गया, R 25 का वैल्यू कितना है, स्मॉल r दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज कितना हो गया, R अल्फा हो गया। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे 35 डिग्री सी पे कितना निकला, R अल्फा निकला। अब हमें कहाँ पे लाना है, 45 डिग्री सी पे। अब आप कौन सा टेम्परेचर देखोगे, 45 डिग्री सी पे लाना है। तो अब रेशियो किसके साथ लोगे, 25 के साथ कि 35 के साथ, आप उसके साथ रेशियो लोगे जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 डिग्री का। अब आप यहाँ पे देखिए, अब नाउ R45 अपॉन R35 इज इक्वल टू फर्दर कितना होगा, अल्फा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का। अब देखिए दिस इम्प्लाई यहां से R45 इज इक्वल टू R35 इंटू अल्फा, दैट इम्प्लाई R45 इज इक्वल टू कितना हो गया, R35 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितना, R अल्फा इंटू अल्फा, दैट इज कितना हो गया, R अल्फा स्क्वायर। समझ आ गया बात है। अब हमें 55 डिग्री सी पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब किसके साथ रेशियो लेंगे, 45 के साथ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितना लाना है, 10 डिग्री सी पे। तो अब नाउ R55 अपॉन R45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए R55 इज इक्वल टू R45 इंटू अल्फा। R45 का वैल्यू आपने निकाल दिया है कितना, R अल्फा स्क्वायर। दिस इम्प्लाई R55 डिग्री सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, दैट इज R55 डिग्री सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अल्फा क्यूब। इसी तरह से अब R65 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, R अल्फा टू द पावर 4। 75 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R अल्फा टू द पावर 5। इसी तरह सो ऑन हम किसी भी टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि रेट ऑफ जो रिएक्शन हो वो रेशियो हो, डिफर करता हो कितने डिग्री सी का, 10 डिग्री सी का। अब देखोगे इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने इतना लंबा सॉल्व किया। अब हम इस क्वेश्चन के लिए एक रैपिड टेक्निक आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और वो टेक्निक बस कुछ नहीं है, ये एक जीपी का फॉर्मूला बन जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है। जो एडवांस वाले हैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, नीट वाले बस उस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। देखोगे अगर हम इसमें रैपिड टेक्निक की बात करें तो कहेंगे आर टी प्लस डेल्टा टी, रेट कहां पे, टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट एट टेम्परेचर टी इंटू अल्फा पे पावर डेल्टा टी अपॉन 10। आगे बात समझ में क्या कहा हमने, रेट एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट एट टी इंटू अल्फा पे पावर डेल्टा टी अपॉन 10। समझ आ गया बात है। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, आपको हमने रेट कहाँ पे दिया था, 25 डिग्री सी पे कितना दिया था, आर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना था, अल्फा था। हमने आपसे रेट पूछा, सपोज कर लीजिए अभी आपने 55 पे निकाला, बाई प्रोसेस निकाला है ना।
अब हम यहाँ पे लाना चाहते हैं R55, है ना। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें 55 डिग्री सी टेम्परेचर पे रेट निकालना चाहते हैं। तो देखोगे आप इसको कितना लिख सकते हो, R25 मालूम कहाँ पे है, 25 पे, 25 प्लस 30 इज इक्वल टू, बोलो R25 और अल्फा टू द पावर डिफर कितना से कर रहा है, 30 से, तो 30 अपॉन कितना हो गया, 10, दैट इज R55 इज इक्वल टू कितना हो गया, R25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोगों को, R, और अल्फा पे पावर 30 अपॉन 10 कितना हो गया, 3। देखिए तो R55 का वैल्यू कितना निकल गया, R अल्फा क्यूब, यही निकला था ना अभी हम लोगों का। तो देखिए ये फॉर्मूला बस ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर टी पे अगर आपको रेट मालूम है और आपसे रेट कहाँ पे पूछ रहा है, टी प्लस डेल्टा टी पे क्या लिखेंगे, उसका रेट कितना हो जाएगा, रेट एट टी इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10। समझ आ गया बात है। आओ अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। नाम है उसका इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी। देखोगे कभी कभी बुक में इसको आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी भी दिया रहता है, चलो हम इसको नाम देते हैं इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी। इसके बारे में एक बात समझना, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, ये रिएक्शन है, A2 और B2 मिलकर क्या बनाता है, AB मॉलिक्यूल बनाता है। आओ एक बात समझिए, A2 और B2 मिलकर क्या बनाता है, AB मॉलिक्यूल बनाता है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो A2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल क्या करता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है। क्या करता है, कोलाइड करता है। जब एक कॉलिजन होगा तो कॉलिजन से रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। उस एनर्जी की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है और बॉन्डिंग टूटता है, इसके बीच का न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, AB बनता है। चलो इस बात को ऐसे समझते हैं कि A2 और B2 अभी हमने क्या कहा, कोलाइड करता है। जब ये कोलाइड करता है तो पता है एक बात, ये कैसा कॉलिजन होगा, बाइनरी कॉलिजन होगा। नंबर ऑफ बाइनरी कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 27। सही सुना, अभी हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ बाइनरी कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 27, जो एवोगाड्रो नंबर से भी बड़ा नंबर है, 10 टू द पावर 27। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, अब अगर इतना कॉलिजन हो रहा है तो इतना हाइयर अमाउंट में एनर्जी निकलेगा, इतना हाई अमाउंट में टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा कि ये रिएक्शन का रेट तो एक्सेस फास्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देखा कि किसी हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट रिएक्शन कंप्लीट होने में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसका स्टडी कर रहे हैं, मॉडरेट रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगता है, जबकि यहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी हम लोगों को क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ बाइनरी कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना होता है, 10 टू द पावर 27। अगर ये सभी का सभी कॉलिजन सही में हो रहा है तो हमारा रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जबकि हमारा रिएक्शन कुछ फाइनाइट टाइम लेता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी कॉलिजन हो रहा है वो सभी का सभी कॉलिजन इफेक्टिव नहीं है। बात समझा आपने, हमने क्या कहा
कि सभी का सभी कॉलिजन इफेक्टिव नहीं है। तो क्या है भाई, उसमें से मैक्सिमम कॉलिजन क्या है, नॉन इफेक्टिव है। आया बात समझ में? हमने क्या कहा कि मैक्सिमम कॉलिजन क्या है, उसमें नॉन इफेक्टिव है। देखेंगे इस बात को ऐसे समझिए, हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ, इस बात को लिखना आप लोग, बाइनरी कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम is equal to 10 to the power 27. Number of binary collision per unit volume per unit time is equal to 10 to the power 27. और यहाँ पे टाइम के प्लेस पे पर यूनिट सेकेंड बोलिए आप, पर सेकेंड is equal to 10 to the power 27. But most of the collision are non-effective. इसमें से जितना भी कॉलिजन हो रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द कॉलिजन क्या है, नॉन इफेक्टिव है। आया बात समझ में? अब हमें कैसे पता चलेगा कि, अब देखोगे इसमें दोनों बात हो रहा है, जो कॉलिजन हो रहा है इसमें इफेक्टिव कॉलिजन भी हो रहा है और नॉन इफेक्टिव कॉलिजन भी हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे, इसमें से मैक्सिमम कॉलिजन कैसा है, नॉन इफेक्टिव है। अगर हम आप लोगों से बात करें यहाँ पे कि इफ ए कॉलिजन इज इफेक्टिव इट शुड overcome two type of barrier. It should overcome two type of barriers. अगर एक कॉलिजन इफेक्टिव होगा तो वो इफेक्टिव कॉलिजन तभी हो सकता है जब ये ओवरकम कर जाए किसको, दो बैरियर को। आया बात समझ में? कितने बैरियर को ओवरकम कर जाए, दो बैरियर को। एक कॉलिज देखो 10 टू द पावर 27 कॉलिजन हुआ एक सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में, लेकिन क्या कहा हमने कि इसमें मैक्सिमम कॉलिजन क्या होता है, नॉन इफेक्टिव होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो कोई हमारा एनर्जी जनरेट नहीं करता है। हमारा कॉलिजन इफेक्टिव होगा कब होगा, अगर ये दो टाइप के बैरियर को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। इट शुड ओवरकम टू टाइप ऑफ बैरियर्स। कौन कौन सा बैरियर है इस बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अब कौन कौन सा बैरियर है इस बात को समझते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, एनर्जी बैरियर। सबसे पहला बैरियर क्या होता है, एनर्जी बैरियर होता है। आया बात समझ में? एनर्जी बैरियर में सबसे पहला आप लोग एक टर्म लिखोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखोगे, इसका डेफिनेशन बोर्ड में पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन लिखोगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, minimum energy required by reactant molecule to convert into product molecule, is called threshold energy,
थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप लोगों को गैसियस स्टेट में हमने बताया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। याद करोगे कैसा ग्राफ होता था? बेल शेप ग्राफ होता था। इधर क्या लिया था हमने? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इधर क्या लिया था हमने? एनर्जी। याद आ रहा है? अब देखिए बेल शेप ग्राफ होता था। देखोगे मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो एनर्जी को अटेन करता है वो किसका एनर्जी होता है? रिएक्टेंट का एनर्जी होता है। देखोगे मैक्सिमम फ्रैक्शन, यही है ना पीक ऑफ द कर्व, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इस एनर्जी को कंटेन किया हुआ है। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद ये मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया। किस में कन्वर्ट कर गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल का एनर्जी कहां तक आने की जरूरत है? यहाँ ईटी के पास आने की जरूरत है। आया बात समझ में? अब इतना देखा जाता है हमारे ग्राफ में, हमारे रिएक्शन में, कि इतना एनर्जी के बाद अगर किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना हो जाए, उसके बाद रिएक्शन क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। तो इस मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जिस एनर्जी पे हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? तो रिएक्टेंट का एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और बात बताया था कि अगर, याद करोगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ हमारा क्या होगा? फ्लैट होता हुआ चला जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा? फ्लैट होता हुआ चला जाएगा। और ग्राफ फ्लैट होता हुआ चला जाएगा कहाँ पे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। अब देखोगे टेम्परेचर बढ़ाया, ग्राफ हमारा फ्लैट हो गया। और देखो तो अब हमारा पहले इतना मॉलिक्यूल रिएक्शन में मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब इतना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा। और अगर ठीक से देखा जाए, एक्सपेरिमेंटली देखा जाए, तो बाई 10 डिग्री सी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर मान लो कि n मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ऊपर वाला भी कितना मॉलिक्यूल होगा? n मॉलिक्यूल, दैट इज टोटल मॉलिक्यूल कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? 2n मॉलिक्यूल। क्लियर? ऊपर नीचे दोनों मिलाकर अगर हम कन्वर्ट मतलब कैलकुलेट करें 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो पहले n मॉलिक्यूल रिएक्शन में मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? 2n मॉलिक्यूल। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट 10 डिग्री सी से राइज करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2 गुना हो गया। यही बात अभी हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बताया था आप लोगों को। अब देखिए इसी एनर्जी को हम लोग, जो मिनिमम एनर्जी जहां पे हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद आप लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में कुछ रिमार्क करके लिखोगे जो हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, इट इज फिक्स फॉर एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होगा। इट इज फिक्स्ड फॉर एनी रिएक्शन। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शन के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या कहा हमने? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आप इसी कर्व में देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले भी इतना ही था, टेम्परेचर बढ़ाया तो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतना ही था। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। बस थ्रेशोल्ड एनर्जी में चेंजिंग तो नहीं आता है, बट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगता है प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने लगता है किसमें? प्रोडक्ट में। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में सारी बात? अब देखो
अब हम यहाँ से एक बात आप लोगों से पूछे कि इफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, अभी आपने देखा कि अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब उसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, कम से कम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यही बात हमने कहा ना। तो इफ ER लेस देन ET, तो हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है मतलब हम क्या कहेंगे इस बारे में कि हमारा कॉलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ। क्या कहेंगे? कॉलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ। अगर इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट कर जाएगा? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। क्या बोलेंगे? नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। अब हम दूसरा बात यहाँ पे करना चाहते हैं आप लोगों से कि इफ ER ग्रेटर देन और इक्वल टू ET, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। आया बात समझ में? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि हाँ हमारा कॉलिजन इफेक्टिव होने का चांस हो गया। आया बात समझ में? इफेक्टिव कॉलिजन होने का चांस हो गया। क्यों? क्योंकि अभी एक बात बताइए, दो बैरियर है ना, अभी तो हम लोग एक ही बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, दूसरा बैरियर अभी बाकी है। जब तक दूसरे बैरियर को देखे नहीं तब तक हम कैसे कह देंगे कि हमारा कॉलिजन इफेक्टिव हो गया? इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए दो बात कहा हमने, क्या क्या? सबसे पहला एनर्जी बैरियर, दूसरा बैरियर अभी हम आते हैं। तो अगर ER ग्रेटर देन और इक्वल टू ET हो गया तो हम कहेंगे चांस फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। अब एक चांस हो गया काहे के लिए? इफेक्टिव कॉलिजन के लिए। क्लियर हुआ बातें? चलिए बहुत बढ़िया। ये तो एनर्जी बैरियर रहा कि अगर ER ग्रेटर देन और इक्वल टू ET हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने का चांसेस बढ़ गया। दूसरा क्या है? दूसरा बैरियर क्या है इसका? ओरिएंटेशन बैरियर। देखोगे ये बिल्कुल न्यू टाइप का नाम सुना होगा आपने, ओरिएंटेशन बैरियर। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करना। देखोगे अगर हम कहें कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दो थिंग आपस में कोलाइड कर रहा है, अगर हेड ऑन कॉलिजन होगा तो इफेक्टिव कॉलिजन होगा। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, कॉलिजन हो ही नहीं रहा है, या ऐसा हो रहा है कॉलिजन, देखोगे जस्ट इसके टेल से इसका हेड गुजर गया, कोई कॉलिजन इफेक्टिव यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब कॉलिजन होने के लिए, एकदम प्रॉपर कॉलिजन होने के लिए हेड ऑन कॉलिजन होना जरूरी है। वही हमने कहा कि ओरिएंटेशन बैरियर, इसके बारे में लिखोगे मॉलिक्यूल शुड बी properly oriented, molecule should be properly oriented for maximum impact. Molecule should be properly oriented for maximum impact. Molecule should be properly oriented for maximum impact. देखोगे यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहें। सपोज कर लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास A और एक मॉलिक्यूल है B, ये दोनों में हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक टर्म कह दिया कि ER लेस देन ET। देखिए दो बैरियर था, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन प्रॉपर हो रहा है लेकिन एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं किया। दोनों बैरियर अगर साथ साथ क्रॉस करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा कॉलिजन क्या हुआ? इफेक्टिव हुआ। यहाँ पे केवल और केवल कौन सा बैरियर क्रॉस कर रहा है? ओरिएंटेशन बैरियर। लेकिन यहाँ पे ER लेस देन क्या है? ET है ना। एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं किया, मतलब एक कैसा कॉलिजन हो जाएगा? बोलिए, नॉन इफेक्टिव कॉलिजन हो जाएगा।
समझ आ गया बात है। एक और हम एग्जांपल बताए, ई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटी। अब देखिए ई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटी हो गया, यहाँ पे चांस हो गया इफेक्टिव कॉलिजन का। लेकिन दूसरा बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है, यहाँ पे भी कैसा कॉलिजन हो गया, नॉन इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि हेड ऑन कॉलिजन होना चाहिए, तभी जाकर दोनों बैरियर एक साथ क्रॉस होना चाहिए, एनर्जी और ओरिएंटेशन। तीसरा बैरियर देखोगे, तीसरा एग्जांपल ए और बी, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है और साथ ही क्या बात हो रहा है, ई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटी। अब बताइए एनर्जी बैरियर भी क्रॉस हो गया, ओरिएंटेशन बैरियर भी क्रॉस हो गया। अब हम कहेंगे कि कैसा कॉलिजन हो गया, इफेक्टिव कॉलिजन हो गया। अब देखिए अगर ऐसा कॉलिजन और मतलब ऐसा ओरिएंटेशन हो और ऐसा एनर्जी बैरियर हो, तो हम कहेंगे कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा, केवल और केवल यहीं पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को ये बात? समझ आ गया बातें? कोई भी डाउट है तो बोलिए आप इसमें। चलिए यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लिखते हैं, ए प्लस ए बी गिव्स A2 प्लस बी। बताइए इस रिएक्शन को देखकर ओरिएंटेशन प्रॉपर किसमें है, इसमें है या इसमें है? देखिए तो ए प्लस ए बी मिलकर क्या बना रहा है, A2 प्लस बी। ए और ए को हेड ऑन कॉलिजन करना चाहिए, ए और ए को कौन सा कॉलिजन करना चाहिए, हेड ऑन कॉलिजन करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ए और बी हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है, यहाँ पे ए और बी ज्वाइन होगा, ए और ए ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए ए और ए ज्वाइन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ज्वाइन कौन करेगा, ए और ए ज्वाइन करेगा, दैट इज क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा और बी यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब इफेक्टिव कॉलिजन कहाँ पे है, यहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन होगा और यहाँ पे कैसा कॉलिजन होगा, नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होगा। समझ आ गया बात है? यहाँ पे कौन सा कॉलिजन होगा, नॉन इफेक्टिव, और यहाँ पे कौन सा कॉलिजन होगा, इफेक्टिव। अब देखिए हमारा जो रिएक्शन था उसके बारे में समझते हैं। जिस रिएक्शन को लेकर हम लोग चले थे उस रिएक्शन को देखते हैं। कौन से रिएक्शन को लेकर चले थे हम लोग, देखिए A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। इसी रिएक्शन को लेकर चले थे ना हम लोग, बोलिए। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन का प्रोग्रेस कैसे होता है, कैसे कैसे रिएक्शन होता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए कि हमारा A2 कुछ ऐसा है, ए बी बी, ये छोटा वाला है, बी बड़ा वाला है। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट ए एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, कोलाइड करेगा, तभी तो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अभी हमने बताया कोलाइड करेगा तभी जाकर दो टाइप का बैरियर बनेगा, क्रॉस करेगा। वो कौन सा, एनर्जी और ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बात बताइए, मॉलिक्यूल हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, जो थिंग एग्जिस्ट करता है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे बताइए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, मिनिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। कैसे,
भाई इसके पास स्पीड तो होगा ना, तभी तो जाकर कोलाइड कर रहा है ना। अब बताइए यहाँ के बाद क्या बात होगा, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये दोनों आपस में कोलाइड किया, जब कोलाइड करेगा तो कैसा सिचुएशन बनेगा देखिए। कोलाइड कर गया आपस में। अब कोलाइड करेगा तो यहाँ पे देखिए ए और ए के बीच में बॉन्ड था, बी और बी के बीच में बॉन्ड था। समझ आ रहा है बात। अब ए और ए के बीच में बॉन्ड, बी और बी के बीच में बॉन्ड क्या होगा भाई, इसको बनना क्या है, ए भी बनना है। मतलब यहां से ए बी बी, बी और बी बॉन्ड क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। ए और ए बॉन्ड क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। जब कोलाइड करेगा उसी समय बॉन्ड का ब्रेकअप शुरू हो जाएगा। ब्रेकअप मतलब ये वाला ब्रेकअप, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक करना शुरू हो जाएगा। और देखिए आप यहाँ पे न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। किसके किसके बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ए और बी के बीच में न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और ए और ए के बीच का बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकअप होगा। बी और बी के बीच का बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकअप होगा। आया बात समझ में। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ, टूट रहा है। मतलब आपने इसको कौन सा एनर्जी दिया होगा, आपने यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। आया बात समझ में। यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया तो बताइए एनर्जी आपने दिया, अब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया मतलब कौन सा एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और किसी सब्सटेंस का अगर पोटेंशियल मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाए तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इसका लाइफ टाइम क्या होता है भाई, नेग्लिजिबल होता है। लाइफ टाइम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। लाइफ टाइम इसका क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसको हम लोग इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहां के बाद बॉन्ड बनना शुरू हुआ, बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अब एनर्जी रिलीज होगा तो क्या बात होगा, देखिए ए और बी बॉन्ड बन गया, ए और बी बॉन्ड बन गया। आया बात समझ में, ए और बी, ए और बी। अब देखिए तो A2 प्लस B2 मिलकर क्या बना दिया, 2AB। समझ आ गया बात है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। आया बात समझ में। ध्यान रखो इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। आया बात समझ में। सिंस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी डिपॉजिट था वो रिलीज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मिनिमम। मतलब इसका एग्जिस्टेंस बढ़ गया। क्लियर हुआ बातें। चलिए लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट लिखोगे एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई सफिक्स ए। देखोगे सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लिखोगे एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द reactant molecule, extra energy given to the reactant molecule to make them participate into product molecule is called activation energy। देखिए क्या कहा हमने, इस बात को समझिए। ये कौन सा एनर्जी है भाई, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, एनर्जी हो गया। ये कौन सा एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये कौन सा एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बाद हमारा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग रहा है। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी इतना एनर्जी के बराबर हो जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट को कितना एनर्जी चाहिए, इस गैप के बराबर एनर्जी चाहिए, है ना। इतना एनर्जी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिल जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी गैपिंग ऑफ एनर्जी को, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। दैट इज, यहां से आप हमें बताइए एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ET माइनस ER। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ET माइनस ER। किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उतना एनर्जी दे दो जिससे कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। देखोगे इस बात को और भी ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिखिए इसको जल्दी, लिख लिया आप लोगों ने। देखिए ये हमारा रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये एनर्जी किसका हो गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये किसका एनर्जी हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आया बात समझ में। अब देखिए रिएक्टेंट को अगर सपोज कर लीजिए कि आपका रिएक्टेंट एक बॉल है, अगर हम इस बॉल को यहां तक पहुंचा दें, इस पहाड़ के पीक पे पहुंचा दे, इस पीक पे पहुंचा दे, तो देखिए तो ये बॉल अपने आप कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, बॉल अपने आप पहुंच जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हमारी भावनाओं को समझो कि अगर एक बॉल यहाँ पे है, उस बॉल को इतना एनर्जी दे दे कि वो यहाँ पे पहुंच जाए, वो यहाँ पे पहुंचा, अपने आप कहाँ पे चला जाएगा, वो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको देना, रिएक्टेंट को देना, जिससे कि हमारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए तो इसी का नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। रिएक्टेंट और इस पॉइंट तक पहुंचने के बीच में जितना एनर्जी लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और इस पॉइंट को अभी हम लोग जो ट्रांजिशन स्टेट बोले थे, वही ट्रांजिशन स्टेट इसी पॉइंट को बोलते हैं। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी दे दिया जाए जिससे कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो अपने आप वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया बात है।
देखिए एक बात यहाँ पे, अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स से आप लोगों को डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना होगा, ईपी माइनस ईआर होता है। यहाँ पे देखिए ईपी ज्यादा है, ईआर कम है, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव हो गया इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है हमारे लिए, इंडोथर्मिक है। ये तो याद आ ही रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, एक और बात सपोज करके चलिए कि हमने इस रिएक्शन को इरिवर्जिबल माना। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्जिबल मानकर चले, कैसा मानकर चले, रिवर्जिबल मानकर चले, तो देखिए अब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे है। अगर हम प्रोडक्ट को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें, समझ आया, तो हमारा प्रोडक्ट अब कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचा दे तो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट को अगर हम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें तो अपने आप को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में। अब आप यहाँ पे इसको अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हो तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना है ना, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और देखिए प्रोडक्ट से अब किस में आ रहे हैं, रिएक्टेंट में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आया बात समझ, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू, इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप। अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि भाई आप हमें डिफरेंस बताइए एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड, बताइए तो कितना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड, इतना ही गैपिंग रहा कि नहीं। और इसी गैपिंग का नाम आपने क्या बोला हुआ है, डेल्टा एच। तो देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है, ईपी माइनस ईआर तो होता ही है, लेकिन किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बात आप लोग याद रखना, आगे इसका यूज करेंगे हम, समझ आया। अब आप कहोगे कि सर आपने तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताइए आप इसको। चलिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी बताते हैं इसको। देखिए ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। समझ आया। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। समझ आया, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बोलिए रिएक्टेंट को अगर हम ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा दें उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। बोलिए क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। और बताइए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब ये अब कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अब फिर यहाँ पे बताइए अगर हम फिर प्रोडक्ट को इतना एनर्जी दे दें, इतना एनर्जी दे दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको अगर रिवर्सिबल मानकर चले तो ये देखिए क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड क्या बना, यही डिफरेंस बना कि नहीं बना, विथ निगेटिव साइन बना। आया बात समझ में कि नहीं, क्या बना, विथ निगेटिव साइन। तो डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ भी कितना रहा, EAF माइनस EAB। समझ आ गया बात है। तो चाहे आप एंडोथर्मिक लीजिए या एक्सोथर्मिक लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा, आई होप। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करेंगे आप हमें। तब तक के लिए बाय बाय।